थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग शो को सोशल मीडिया के ऊपर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। तो अब हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तारिक साहब बात कर रहे जी जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज़। हैं? जी, मेरे पास टीवी नहीं है, मैं म्यूट कर दूंगा, बाद में जवाब सुन लूंगा आपका। सर सवाल ये था कि मैं अपने दोस्त के भी हाथ में बात कर रहा हूँ। उन्हें 2006 में इंडेफिनेट इशू हुआ था, तो फिर वो इन दिनों में वो पाकिस्तान थे, तो सर उनका पासपोर्ट गुम गया। वहाँ पे उनके पास स्टिकर लगा हुआ था ना इंडेफिनेट का। तो जी सर उस बारे में आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि उसका क्या प्रोसीजर है, कि आया कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या वहाँ पे मुतल्लिका एम्बेसी से रब्ता करेंगे, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वो एक एप्लीकेशन होती है जिसमें वो स्टिकर कन्वर्ट हो जाता है कार्ड के अंदर, तो वो उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और जारी बात है क्योंकि वो अब्रॉड है, तो होम ऑफिस से रब्ता करके वो उनसे वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो एम्बेसी वाले उनको वहाँ से फिर बायोमेट्रिक करके कार्ड इशू करके दे देंगे। तो क्योंकि आपने कहा वो अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो बेहतर ये है कि वो पाकिस्तान में रब्ता करें ऑनलाइन जाके एम्बेसी से, उनको सिचुएशन बताएं, और वो एप्लीकेशन जब वो उनको लिंक भेजेंगे वो ऑनलाइन भर के अपने बायोमेट्रिक वहीं देंगे, और वो फिर उनको शुरू में एक स्टिकर लगा के देंगे पासपोर्ट के ऊपर। वो स्टिकर 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। जब वो स्टिकर की बेसिस पे वो इस कंट्री में आ जाएंगे तो उनका BRC कार्ड उनको इशू हो जाएगा। लेकिन शुरू में उनको स्टिकर ही लगवाना पड़ेगा जो लोकल एम्बेसी से पाकिस्तान के अंदर उनको लगेगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये आपको पता है कि ILR प्रीमियर सर्विस कब तक खुल रही है, और एनी चांस कब तक खुलेगी? थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अभी तक मेरी आंखों के सामने से तो जो मैंने देखा है, मुझे प्रीमियम सर्विस नज़र नहीं आई है। अलबत्ता मुझे एक कहीं से रैंडमली मैसेज आया कि उन्होंने बोला कि तारिक भाई प्रीमियम सर्विस खुल गई है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूं या उनको जवाब ईमेल करके पूछूं, या मुझे आई थिंक टेक्स्ट मैसेज आया था कि भाई कौन सी खुली है, कौन सी एप्लीकेशन आपने डाली है। फिर कभी कभी होता है लोग समझते प्रीमियम में, होता प्रीमियम नहीं, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरी नॉलेज तक है, अभी तक तो प्रीमियम सर्विस उनकी नहीं खुली। अभी भी जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनको IDV ऐप की ईमेल आ रही है कि जी अपने डॉक्यूमेंट ऐप के थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें खींचें, या आप अपने डॉक्यूमेंट UKVI जो सोप्रा उनकी वेबसाइट है उस पर भी जाके अपलोड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वेबसाइट पे जाके डालेंगे कुछ अर्से बाद वो ऐप पे शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रीमियम सर्विस का मैंने अभी तक खोज नहीं देखा।
मुझसे पूछते हैं कि प्रीमियम सर्विस कब तक शुरू होगी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज हालात तो यही लग रहे हैं कि पहले वो अपनी नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स को कैच अप कर लें, फिर शायद प्रीमियम शुरू करें. तो दैट्स वेयर इट इज़ एट द मोमेंट. थैंक यू मैम आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैंने क्वेश्चन करना था कि हमें पिछले मंथ में बायोमेट्रिक कार्ड्स मिले थे हमारे, और हमने जब एप्लीकेशन जमा करवाई थी उस वक्त उन्होंने हमारे पासपोर्ट होल्ड किए थे. तो हमें जो बीआईपी मिल गए हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट अभी तक नहीं आए. तकरीबन 1 माह हो चुका है, और ना ही हमें जो है ना वो डिसीजन मिला है बाय पोस्ट. हमें बस ईमेल आई है और उसके बाद हमें वो डिसीजन भी नहीं मिला, और ना ही हमारे पासपोर्ट्स मिले. प्लीज काइंडली गाइड करेंगे हम कैसे अपने वहाँ से चेस कर सकते हैं या कैसे मंगवा सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. नॉर्मली होता है कि जो बीआरपी डिपार्टमेंट है वो केस वर्क का यूनिट से डिफरेंट होता है. तो अक्सर ये होता है कि कभी कभी पहले डिसीजन आ जाता है या पहले बीआरपी आ जाते हैं, और डिसीजन और आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अरसे बाद आते हैं. तो अगर कुछ अरसे में मीनिंग 1-2 वीक में आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो फिर आपको अपने एमपी के पास जाना पड़ेगा, और एमपी के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ होम ऑफिस को आप ख़त लिखें कि मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दें. आप ख़ुद भी ख़त लिख सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू आपके ख़त में वो पावर नहीं होगी जो एमपी के ख़त में होती है. फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमारे एमपी ने भी ख़त लिख दी और इतना अरसा हो गया है हमारे अभी तक पासपोर्ट्स नहीं हैं और हमने ट्रैवल करना है. तो फिर एक ही हल है कि पाकिस्तान एम्बेसी जाके या इंडियन एम्बेसी जाके या जिस भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बीआरपी कार्ड तो है आपके पास, नए पासपोर्ट बनवा के आप ट्रैवल कर लें. लेकिन अगर आप पेशेंटली वेट करें तो फिर आपको एमपी के थ्रू रिक्वेस्ट करनी चाहिए होम ऑफिस से, और थोड़ा टाइम लगता है, और इवेंचुअली अगर उन्होंने घुमाए नहीं आपके डॉक्यूमेंट तो वो फिर आपको भेज देंगे. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अपना सवाल पूछ लें. अच्छा जी, आप तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ. अच्छा जी, अच्छा जी. जी मैं एक ये EEAU जो सिटीजन. हेलो. जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. ये जो EU सिटीजन के जो सेटलमेंट के वीज़े हैं, इस सिलसिले में एक मेरा सवाल था. जी वो ये कि मैं अनमैरिड पार्टनर हूँ डच नेशनल का. जी आप तो टीवी पे अपनी आवाज़ जी ना मुझे सुने, मुझसे तकरीबन टेलीफोन पे पहले बात कर लें प्लीज़. जी 6.5 साल हो गए. और उसके बाद मैंने 5 साल जब पूरे हो गए तो मैंने अप्लाई की, तो उन्होंने मुझे जवाब लिखा कि कोई मेडिकल में प्रॉब्लम थी कि मैंने ज़रा टाइम ज़्यादा गुजारा है बैक होम में. और उसके बाद फिर वो इन्होंने कहा कि आपने मेडिकल में कहा है कि आपकी उधर फैमिली को एक्स मैंने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने उसको उसमें लिए कि मेरा दूसरा पार्टनर है, ये मुझे वो है. तो उन्होंने कहा कि मुझे लेटर में लिखा है कि आप जो है ना वो फेल हो गए हैं कि आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप में हैं अपनी मिसेस के साथ. उसके बाद मैंने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया उसको. तो अभी कोर्ट में और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए हैं कि जो है कब जब मेरी हेयरिंग होगी कब होगी. 2-3 बार कैंसिल भी होगी कोविड-19 की वजह से. तो अब मुझे कंफ्यूजन न हो कि 6.5 साल हो गए और मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं अनमैरिड पार्टनर हूँ. और इन्होंने मुझसे उस होम ऑफिस के लेटर में ये भी कहा है कि आपने जो है हमें मेंशन नहीं किया है कि इधर जो आपकी शादी या शादियाँ हुई है तो उसके जो आपने डिवोर्स लेटर नहीं जमा कराया, वो मैंने पहले ही जमा कराया है. क्योंकि मुझे जो वीज़ा इशू हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था अनमैरिड पार्टनर के ऊपर. और 2.5 साल मुझे हो गए तब इन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया. तो मैंने 5 साल के बाद अप्लाई की. तो मैं तो ये सोच रहा था कि चूंकि मेरा टाइम फ्रेम ऐसे, वीज़ा मेरा अभी 2.5 साल बाकी है वीज़े में, लेकिन मैंने जब अप्लाई की तो मैं अपने हिसाब से निकाहनामे से 5 साल पूरे हो गए थे. ओके मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ. थैंक यू. अब मेरा सवाल का जवाब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा. पहले मैं 2 बातें आपको क्लियर कर दूँ. जनरल स्पीकिंग, अगर आपकी शादी हो गई है EA नेशनल के साथ, और शादी हम वो बात बोल रहे हैं कि आपने यहाँ के कानून के हिसाब से शादी की रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके, तो फिर शादी से 5 साल काउंट होते हैं. बेशक शादी के 2 साल बाद आपको वीज़ा मिला हो.
آپ شادی سے 5 سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہو آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا فیکٹ کہ آپ کی 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں, ٹریٹی رائٹ آپ کے اسپانسر نے ایکسرسائز کیے ہیں, بے شک ویزے کو 2 مہینے ہوئے ہوں یا 2 سال ہوئے ہوں. کورٹ آف اپیل میں کیس آیا تھا کہ ان میرڈ پارٹنر کے لیے سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہ نکاح نامہ, کیونکہ یہ نکاح نامہ یہاں مانتے نہیں ہیں, وہ وہاں سے پیریڈ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہ صرف وہاں سے پیریڈ کاؤنٹ کریں گے جہاں ان کو ویزا ایشو ہوا ہے. تو سے فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے جی میں ان میرڈ پارٹنر ہوں اپنے اسپانسر کا, یہ لیں جی میرا نکاح نامہ, ظاہری بات ہے یہاں کے قانون سے وہ اس نکاح نامہ کو نہیں مانتے, تو وہ آپ کا ان میرڈ 5 سال کا پیریڈ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے کورٹ یا ہوم آفس آپ کو ویزا سٹیمپ کر کے دے گا کہ جی آج ہم مانتے ہیں کہ آپ ان میرڈ پارٹنر ہیں. تو پہلے تو بات ہے کہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں 5 سال کے پیریڈ کی, یہ میجر ڈفرینس ہے ان میرڈ پارٹنر میں جو ڈیوریبل ریلیشن شپ میں اینڈ میرڈ پارٹنر میں. میرڈ پارٹنر جن کے پاس گرین سرٹیفکیٹ ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ سے 5 سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ باقی ساری ٹریٹی رائٹ کی کنڈیشن وہ میٹ کریں. لیکن اگر آپ ان میرڈ پارٹنر ہیں اور آپ کے پاس شادی مطلب گردوارے کا یا نکاح نامہ مسجد کا ہے, وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, تو آپ کا پیریڈ 5 سال کا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا جب آپ کے پاس ویزا لگ جاتا ہے. اب جو ان میرڈ پارٹنر ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیوریبل ریلیشن شپ میں, تو بہت سی وجوہات کی بیسس پہ ہوم آفس آپ کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے. اچھی بات یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکز یہ ان میرڈ پارٹنر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں آتے ہیں کہ اب ان کو رائٹ آف اپیل ملتا ہے. کووڈ کی وجہ سے 9-8 مہینے تک اپیلیں پینڈنگ میں آ گئی ہیں, لیکن اب بڑی تیزی سے کورٹس نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو ڈائریکشنز دینی شروع کر دی ہیں آپ کے لیگل ریپرزنٹیٹیو کو یا آپ کو ڈائریکٹلی کہ جی اس عرصے میں آپ نے اپنا بنڈل سرو کرنا ہے, آپ نے اسکیلیٹن آرگومنٹ سرو کرنا ہے, ساتھ ہی انہوں نے ہوم آفس کو ڈائریکشن دی ہیں. تو آہستہ آہستہ اب تیزی آنی شروع ہو گئی ہے کام کے اندر. یا میں اب ایک آخری بات بولوں گا بیکاز کافی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کیس میں ٹائم بڑا لگ رہا ہے, تو اٹس ورتھ اے ٹرائی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ڈیسیجن اوور ٹرن ہو جائے گا, لیکن ایک چیز ضرور ٹرائی کریں کہ ہوم آفس کا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جو اپیل ریکنسیڈریشن یونٹ ہے. اگر آپ کی ہیئرنگ ابھی آئی بھی نہیں ہے, اپنا پورا بنڈل تیار کریں جو آپ کا بنتا ہے پورا بنڈل, اور ہوم آفس کے ریکنسیڈریشن ٹیم کو بھیجیں اور بولیں یہ ہمارا بنڈل ریڈی ہے کورٹ کے لیے, ان وجوہات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے, آپ اپنے کیس کو وڈرا کریں اور ہمیں ویزا دیں. تو کبھی کبھی بالکل یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریکنسیڈریشن یونٹ ہے ہوم آفس کا اپیل کے دوران وہ اپنا کیس وڈرا کر لیتے ہیں اور آپ کو نیا ڈیسیجن دیتے ہیں اور مے بی سم ٹائمز ویزا بھی ایشو کر کے دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بالکل جواب نہیں دیتے اور آپ کورٹ میں ہی جاتے ہیں, لیکن اٹس ورتھ اے شاٹ کہ آپ اپنا بنڈل پہلے سے تیار کر کے ان کو سرو کریں اور ان سے بولیں ریکنسیڈر کریں. باقی آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. ہیلو جی اپنا سوال پوچھ لیں. You listen to me. اپنا سوال پوچھ لیں. if you want to ask your question you can ask میرا it. نام حسینہ ہے, حسینہ خاتم. Yes. میرے پاس انڈیا سے میں پاسپورٹ ہے. ہاں ہاں. ہیلو. پاسپورٹ. جی اپنی آپ آواز ٹی وی پہ نہ سنیں, مجھ سے بات کر لیں. دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ساروں سے کرتا ہوں, جب کال تھرو ہو جائے پلیز ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں بیکاز اس میں 10 سیکنڈ 8 سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے یا 4 سیکنڈ جو بھی ڈیلے ہے. آپ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں, فون رکھیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز, یہ ریکویسٹ ہے آپ ساروں سے. جی سر السلام علیکم, طارق بول رہا ہوں. ہیلو. ہلو. جی السلام علیکم. جی آپ طارق بول رہے ہیں؟ جی میں بالکل طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. ہاں جی, وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں برٹش نیشنل ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے اور میرے ہسبینڈ ابھی نارمل ویزے پہ ہیں, لیکن میں اپنے فادر ان لو اور مدر ان لو کو یہاں پہ بلانا چاہتی ہوں وزٹ کے لیے. تو میں ابھی سیکنڈ بار بھی ایکسپیکٹنگ کر رہی ہوں بیبی کی. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. رائٹ ناؤ میں ابھی پارٹ ٹائم بھی جاب کر رہی ہوں. آلرائٹ, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسپانسر کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جتنی ایپلیکنٹ کی ہوتی ہے. تو جہاں تک اسپانسر ہے ان کو صرف اتنا ہی بولنا بہت میٹر کرتا ہے کہ جی میں ان کو اپنے گھر میں رکھ لوں گا. آئی ڈونٹ نو لوگ کیوں زیادہ فکر کرتے ہیں کہ اسپانسر کے فائنینسز کیا ہیں, بیکاز دیٹ ڈز ناٹ میٹر. کیونکہ اپلیکیشن جب کر رہے ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایپلیکنٹ اپنے فیملی اینڈ
فائنینشیل سرکمسٹانسز بڑی ڈیٹیل میں بتائیں اور یہ پروف کریں ہوم آفس کو کہ کیوں وہ اپنی ہوم کنٹری میں واپس آئیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل کورنگ لیٹر میں مینشن کریں سارے فیملی اینڈ فائنینشیل سرکمسٹانسز. بینک اسٹیٹمنٹ جب 6 مہینے کی دیتے ہیں, ارریگولر انکم آتی ہے جو کہ 90% لوگوں کی آتی ہے, تو ایک ایک پینی کو ایکسپلین کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں. اور اگر اس کے بعد بھی وہ وزٹ ویزا آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ بالکل پری ایکشن پروٹوکال کر کے جوڈیشل ریویو کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, لیکن دیٹ از کیس بائی کیس. تو البتہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے وزٹ ویزے کا. دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر کیس ورکر کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طریقے سے وزٹ ویزے کو اسیس کرتے ہیں. اور اگر میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ریسنٹلی یہ بات واضح بھی ہوئی ہے کہ ہوم آفس ایک لاگتھرم الگتھرم کو یوز کر رہے ہیں جو کہ بہت ڈس ایڈوانٹیج کرتا ہے سرٹن ایپلیکنٹس کو, سرٹن کنٹریز سے, سرٹن ایج گروپس کو. تو اس پہ بھی کمشنر نے ان کو کہا جنہوں نے ساری ریسرچ کی ہے, سروے کیا ہے, کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, جس کی بیسس پہ اب ہوم آفس نے اس الگتھرم کو تھوڑا سا چینج بھی کیا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اٹس کوائٹ لک والی بات کہ کیونکہ کوئی فکس فارمولا دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ ہوم آفس فالو کر رہے ہیں وزٹ ویزاز کے لیے. یو کین ڈو یور بیسٹ بائی ایکسپلیننگ ہر سچویشن اپلیکنٹ کی طرف سے اینڈ دین ہوپ فار دا بیسٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, گڈ ایوننگ جی. گڈ ایوننگ. میں نے پوچھنا تھا جیسے کہ ابھی میرا فرسٹ 2.5 ایئرس لیو کا ایکسٹینشن ہے, تو ابھی ہماری بایو میٹرک ہو گئی ہے, تو پتا کتنے دیر میں وہ آ جائے گا بایو میٹرک کا؟ میرے خیال سے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے تو صبر سے کام لیں. اگر 6 منتھ سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی سے بولیں کہ پلیز ہماری اپلیکیشن کو چیز کریں, بٹ 6 منتھس کے بعد. ادروائز 6 منتھ تک صبر سے کام لیں. اف یو لکی 6 منتھ سے پہلے آ جائے گا. اگر ہوم آفس کے پاس بہت ورک لوڈ ہے تو ایم پی کے تھرو ان پہ پریشر ڈلوائیں گے, تو امید یہ کرتا ہوں کہ ہوم آفس جلدی ایکشن اس پہ لے لے گا. ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم آیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد آ کے I'll take some more calls, so see you after the break. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دا شو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز. تھوڑا سا لمبا پر پلیز آپ مجھے بتائیں. میں نے 2014 کے بارے میں. آپ ذرا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. 2014 کے 12ویں مہینے میں شادی کی تھی, تو اس وقت سے لے کے 4 سال میرا کیس لگا رہا ہے. اس 2019 میں میرا 5 سال کا ویزا آ گیا. ٹھیک ہے. اور میری بیوی یورپین ہے, تو ہم نے وہ آن لائن اس کا کارڈ بھی اپلائی کیا تھا, میرا نام بھی ڈال دیا تھا میرے وکیل نے. تو اب میں نے 2020 کے دوسرے مہینے سے وہ انڈیفینٹ اپلائی کر دیا. تو 15-20 دن پہلے انہوں نے میرا نا ڈیجیٹل تصویریں مانگی. اس کے بعد 6 تاریخ کو اگست کی 14 تاریخ کو انہوں نے کال کی تھی میرے وکیل کو, کچھ پوچھنا تھا, وہ پوچھ کے. تو اس کے بعد ابھی تک کوئی میرا جو نہیں آ رہا. میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا. کنفیوز کس بات پہ ہیں آپ؟ میں کنفیوز اس لیے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. سر میں تو, آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں؟
पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ओके लाहौर। मैं आपको मजाक कर सकता हूँ अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि आप थोड़ा वो स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, मजाक करूंगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। कर ही लो मेरा वीर। चलो ठीक है, टीवी पे ज़रा सुन लें। ओके अल्लाह। थैंक यू। देखें, पहले तो एक सीरियस बात करता हूँ, फिर मजाक वाली बात करूँगा। जो सीरियस बात है वो है कि देखें, मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ, जब वो कहते हैं तारिक भाई उन्होंने हमसे सवाल और पूछ लिए हैं, जवाब नहीं आ रहा हमारी एप्लीकेशन का, तो मैं उनको कहता हूँ यार देखो ये शुक्र करो उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं की एप्लीकेशन, बिकॉज अगर वो कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपको अभी तक कोई जवाब नहीं आया एप्लीकेशन का तो इसका मतलब है वो अभी तक कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, अगर 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो जिस तरह मैं बोलता हूँ सारे लोगों को कि अगर 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो प्लीज़ अपने एमपी से रब्ता करें और एमपी को बोलें होम ऑफिस से रब्ता करें, क्योंकि एमपी के ख़त में वज़न बहुत होता है। तो 6 महीने का तो सब्र पीरियड है। फिर कुछ लोग परेशान होते हैं तारिक भाई उन्होंने हमसे सवाल पूछ लिए। मैं फिर आगे से कहता हूँ यार शुक्र करो रिफ्यूज़ नहीं किया, सवाल पूछें। अगर आप मुतमईन जवाब दे देंगे सवालों का, बिल्कुल देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको वीज़ा लगा के देंगे। कुछ लोग ये पैनिक कर जाते हैं तारिक भाई मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई उनको एक्सप्लेन करो कि वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, एंड दैट्स ऑल दे आर लुकिंग फॉर। तो घबराने की बात नहीं। अब आ जाते हैं मजाक के ऊपर। मुझे अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि जी बहुत परेशानी हो गई, टाइम बड़ा हो गया, मैं कहता हूँ जी मैं मजाक कर सकता हूँ, तो मैं उनको 2 बातें बोलता हूँ। या तो कहता हूँ जी उर्तुगुल ड्रामा देखना शुरू हो जाए, और जब तक 5 सीज़न पूरे ना देखें ना आपका वीज़ा नहीं आने लगा। मुझे फ़ोन करें या बात करें, डिले हो गया, चाहे पूरे 5 सीज़न देख लें। तो जिन लोगों ने उर्तुगुल नहीं देखा, कुछ 100 एपिसोड का एक सीज़न है, तो फिर समझ आ जाती है। या कहता हूँ जी कौमी तराना लगा लें, कुछ देखा कौमी तराना किसी भी मुल्क का बजे इंसान सुकून में खड़ा हो जाता है, चाहे इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, तो एकदम बंदा ठहराव आ जाता है। तो वो फिर मैं मजाक में आपको कहता कि या उर्तुगुल देख लें या कौमी तराना सुन लें, लेकिन रिलैक्स करें। इट्स ऑलवेज़ अ गुड न्यूज़ अगर उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। और जिस तरह आप बता रहे हैं इट सीम्स कि आपकी बड़ी, मैं ये तो नहीं कहता स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आर्ग्यूबल एप्लीकेशन है, बिकॉज आपकी वाइफ आपके साथ हैं, सब कुछ आपका आपके पास है। अगर वो कुछ असेस करना भी चाहते हैं, वेरिफिकेशन करना भी चाहते हैं, बिल्कुल कर लें, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो एमपी से रब्ता करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना। विश यू ऑल द बेस्ट भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इंडेफिनेट के बारे में है जी। मुझे नवंबर 2019 में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिला था जी। एंड मैं प्लान कर रही थी कि नवंबर 2020 में अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दूं जी। लेकिन इस बीच में मेरा पाकिस्तान चक्कर लगा और वहाँ पे हम कोरोना की वजह से स्टक हो गए थे अराउंड 5 मंथ के लिए। जी जी। तो अब मुझे अप्लाई करना है नवंबर में, सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैं स्टे किया पाकिस्तान में वो इम्पैक्ट तो नहीं करेगा मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच मैम। मुझे अगर आप बाद में रब्ता कर लें, क्योंकि मैंने पॉलिसी में रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पे जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने चेक करना है कि क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रहे, लेकिन वो आखिरी साल वो 90 डे का पीरियड तो नहीं था, बिकॉज अगर था तो वो फिर देखना पड़ता है कि उसकी डिस्क्रेशन क्या है। तो वो लेटेस्ट पॉलिसी गाइडेंस मैंने चेक नहीं की, तो वो अगर आप मुझे बाद में रब्ता करें मैं आपको वो चेक करके बता दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें क्वालिफाइंग पीरियड की बात आ जाती है कि इतने डेज़ डिपेंडिंग ऑन अ 5 ईयर रूट पे करें या 3 ईयर रूट पे। 5 ईयर मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंसी के थ्रू करते हैं, 3 ईयर जो ब्रिटिश सिटीजन के साथ जिनकी शादी हुई हो। तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। रेजिडेंसी के इतने दिन आपने 3 सालों में या 5 सालों में यूके में रहना है, एंड लास्ट जो 1 ईयर है उसमें इतने डेज़ आपने कंट्री से बाहर नहीं रहना। तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे ऑन टॉप ऑफ द हेड वो लेटेस्ट पॉलिसी अभी याद नहीं है वही जो पुरानी है, लेकिन वो उन्होंने डिस्क्रेशनरी पीरियड बीच में रखा है, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा नरमी पेश की हुई है हर चीज़ के अंदर, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आप कोरोना वायरस का हवाला देंगे कि जी थिंग्स वर आउट ऑफ माय कंट्रोल, तो पैसे तो आपने एप्लीकेशन के पूरे दे दिए। अब आप होम ऑफिस की उस पे हैं, मर्ज़ी पे हैं कि वो उसको माने एप्लीकेशन को या ना माने। सो बेहतर ये है कि आप पहले वो मुझसे पूछ लें, मैं पॉलिसी गाइडेंस देख लूँ। फिर हाँ, ये ज़रूर है कि आप बिल्कुल कोरोना वायरस का बोल के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर होम ऑफिस से डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई नहीं की तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके सारे पैसे ज़ाया होंगे। बट आई हैव नॉट सीन द लेटेस्ट पॉलिसी, तो मैं उसके बारे में और कॉमेंट नहीं कर सकता इस वक्त। थैंक यू मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो।
My name is Hasina Kasam. यस आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम तारिक है. आप अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें. मेरा सवाल है, मेरा पासपोर्ट इंडेफिनिट है, मुझे ब्रिटिश करवाना है, तो क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच मैम. मेरे ख्याल से आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके जो AN फॉर्म है उसको देखना चाहिए, जो बताएगा आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए. बिकॉज आप डायरेक्ट इंडेफिनिट से ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं ले सकते, पहले आपको नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करनी है. नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होगी, आपको ओथ लेना है, ओथ के बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है. जो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन होती है उसकी सर्टन शराइत होती हैं जिसको आपने पूरा करना होता है, वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके देख सकती हैं. क्योंकि मुझे आपकी बाकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप नेचुरलाइजेशन के लिए क्वालिफाई भी करती हैं या नहीं. लेकिन नॉर्मली जिन लोगों के पास इंडेफिनिट होता है, अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न से शादीशुदा हैं तो इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न से शादीशुदा नहीं हैं तो उनको 1 साल वेट करना पड़ता है नेचुरलाइजेशन के लिए. तो अगर आपका पीरियड पूरा हो गया नेचुरलाइजेशन के लिए, जो मेन शर्त है, तो फिर उसकी बाकी बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा सकता. लेकिन आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से भी टेलीफोन पे मशवरा ले सकती हैं, कॉल करके उनके दफ्तर में कि जी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो सारा उनकी एलिजिबिलिटी आ जाती है. थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. Can I speak in the show, please? यस, आप तारिक से बात करें. यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू कैन hear my answer on the television. Right. Actually, मैंने पूछना था, मैं स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन करवानी है वाइफ की, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे और कहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे सर, और एप्लीकेशन फॉर्म वो कहाँ से मिलेगा, ये दो बातें पता करनी है. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. जहाँ तक कि एप्लीकेशन की बात है सर, वो अब ऑनलाइन जमा होती है. तो आप जब अपनी FLRM जो इस एप्लीकेशन का नाम है उस पर जाएंगे तो वहाँ नीचे आएगा कि जी ऑनलाइन आप यहाँ से जमा कर सकते हैं. तो उस पर क्लिक करके आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जमा होती है. जब एक दफ़ा एप्लीकेशन जमा होती है तो आजकल होम ऑफिस ने एक नया सिस्टम निकाला, क्योंकि होम ऑफिस के जो पार्टनर्स हैं थर्ड पार्टी, उनको सोप्रा बोलते हैं, उनके साथ होम ऑफिस का ताल्लुक़ है. पुराने ज़माने में बिफ़ोर कोविड-19 ये होता था कि आप उनके दफातर में जाते थे अपॉइंटमेंट बुक करके, और वो डॉक्यूमेंट भी आपके स्कैन कर लेते थे थोड़े से पैसे लेके और जमा कर देते थे होम ऑफिस को. अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया कोविड-19 की वजह से. अब होम ऑफिस ने आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक भेजते हैं, जो IDV उनका सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस्तेमाल करना, क्योंकि उस पर आपको डिफरेंट एंगल से अपनी तस्वीरें लेनी है जिसको हम ID कहते हैं, और ऑनलाइन उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जमा करना है. जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को सॉफ्टवेयर के अंदर कि हम अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें. तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के 2 तरीके हैं. या तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उसमें उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप PDF के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप तस्वीरें खींच के भी अपने डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं. या आप अपने लैपटॉप पे अपने PDF करके सारे डॉक्यूमेंट UKVA की जो सपोरा की अपनी वेबसाइट है, क्योंकि पासवर्ड और लॉगिन आप क्रिएट कर लेते हैं, आप उस पर भी जाके डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर की बजाय आप उनकी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो कुछ अर्से बाद वो सॉफ्टवेयर पे शो होना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरीके से आप अपने कागजात को आप जमा करते हैं. यानी कि अब हम लोग ऑनलाइन ही आ गए, और मुझे लगता ये है कि फ्यूचर में भी होम ऑफिस का, क्योंकि इस तरह उनकी कॉस्ट बहुत बच रही है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी ये है कि वो ये IDV जो उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाया जो अभी ट्रायल बेसिस पे एक तरह से चल रहा है, अगर ये कामयाब हुआ तो आई थिंक फ्यूचर में वो इसी तरीके से डील करेंगे सारे लोगों के साथ. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. द क्यू. नहीं जी, आप लाइव कॉल पे हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड यू कैन हियर माय आंसर ऑन द टेलीविजन. हेलो हेलो. यस, माय नेम जी. ओके, मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम. हेलो. जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. हाँ, हमारा नाम अब्दुल जलील है. मैंने एक
फार्दर एप्लीकेशन किया, 3 साल हो गया, अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मुझे अभी तो उसको अभी मुझे क्या करना है? आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी? और फार्दर एप्लीकेशन जो मेरा रिजेक्ट हुआ था कोर्ट से। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फार्दर मेरा कोर्ट, सॉरी, आई थिंक आप टीवी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखें, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन की है और 3 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगर होम ऑफिस ने उसका जवाब नहीं दिया तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एमपी के पास जाएं और एमपी से बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे। बिकॉज़ एमपी में बार बार इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ कि जो एमपी का लेटर होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है और होम ऑफिस लाजमी एमपी को जवाब देता है। बेशक अगर वो डिसीजन ना भी दे, कम से कम आपकी फ़ाइल में थोड़ी सी हलचल हो जाती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 3 साल हो गए तो अपने एमपी के पास जाएँ और एमपी से बोलें कि होम ऑफिस को चेस अप करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, मैं ये तारक साहब से बात करनी है जी जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी, मेरा नाम अब्दुल कयूम है जी। जी, मेरा सवाल ये है जी कि मेरे बेटे ने शादी की थी लास्ट ईयर ये पाकिस्तान में, और इस साल उसकी रुखसती की, तो वो बेटी यहाँ आई मार्च में कोई 3-4 हफ्ते के लिए जी। कुछ एग्जाम थे, वो डॉक्टर है और वापस चलेगी, वहाँ उसने कोई हाउस जॉब कंप्लीट करना था जी। जी, तो अभी उसको जॉब ऑफर हो गई और वो विद इन 2 वीक्स आ रही है वर्क परमिट पे 2 साल के लिए। तो मेरा सवाल ये था जी, कितनी देर के बाद जब यहाँ पहुंचेगी तो हम उसको स्पाउस वीजे पे कन्वर्ट करवा सकते हैं? क्योंकि मेरा बेटा तो यही का नेशनल यही रहता है, उसके पास भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरा सवाल ये था कि कब अप्लाई करना है और कितना टाइम लगता है इस पे? क्या हम कर सकते हैं अप्लाई, और कब करना है और कितना टाइम लगेगा जी? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात की समझनी है कि ऑलरेडी अगर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो अपेंडिक्स एफएम के थ्रू वो क्यों नहीं आई, क्यों वर्क परमिट उनको अप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर कर रही हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो एक दफ़ा जब इधर आ जाती हैं, अगर वो किसी भी लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़े पे हैं, जिस तरह यहाँ पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़े के ऊपर है, तो उस पर उनको स्विचिंग अलाउड है, तो वो इमीडिएटली भी या कुछ अरसे बाद भी स्विच कर सकते हैं स्पाउस वीज़े पे, एज लॉन्ग एज बाकी सारी रिक्वायरमेंट मीट कर लें। रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स शादी हुई है मीट होती होगी, बट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड जो अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें हैं उसको वो मीट करें। इंग्लिश भी आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने ऑलरेडी मीट किया होगा, बिकॉज वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़े पे इधर आ रहे हैं डे 2 के ऊपर। तो बिल्कुल उनकी मर्ज़ी है कब वो अप्लाई करें स्विचिंग के लिए, उनको इजाज़त होगी, सब्जेक्ट टू कल कानून चेंज ना हो। और जहाँ तक बात होती है टाइम की, आजकल होम ऑफिस मैंने कहा ऑन एवरेज 3 to 4, 5, 6 मंथ्स ले रहे हैं एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन जब से इन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, उम्मीद यही की जा सकती है कि अब डिसीजंस काफ़ी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और शादी आपके बेटे को मुबारक हो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी, मेरा सवाल जो है 2 हिस्सों में होगा। पहला ये है कि मुझे होम ऑफिस, हम लोगों ने 7 ईयर बच्ची मेरी हो गई थी, तो हमने यूके प्राइवेट लाइफ हमें मिला था 10 ईयर वाला रूट जो है, और 2.5 साल पर हम लोगों को उसको डालना था 2019 में फरवरी में एक्सटेंशन में FLRD। तो हमने 2.5 साल में उसको FLRD पर जब डाला था तो हमने फ्री वेवर अप्लाई किया था। उन्होंने फ्री वेवर का पहला पासवर्ड भेजा था कोई 3 से 4 महीने बाद। इसी तरह ये प्रोसेस में 3 दफ़ा में फ्री वेवर मिला, और तकरीबन ये केस चलते चलते 2020 जनवरी में जाकर फाइनली वो सही पासवर्ड मिला। अब हमारे वकील की तरफ से गलती हुई या उनकी तरफ से गलती हो रही थी, मगर वो कन्फ्यूजन चले जा रहा था 1 साल तक। तो जनवरी में 31 जनवरी को उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है जो FLR की थी, और हमने बायोमेट्रिक दिए हैं 18 फरवरी को। अब बायोमेट्रिक 18 फरवरी से दिए हुए 6 महीने तो ये हो गए। असल में एक्चुअल मेरा सवाल जो है वो ये है, जो हमारा बीच में ये 1.5 साल का, ये तकरीबन 1.5 से 18 महीने 20 महीने ज़ाया हो गए बीच में, तो वो हमें 19 जो फरवरी 9 फरवरी को मेरा 2.5 साल का वीज़ा ख़त्म हो गया था, वो हमें वहाँ से देंगे, या ये जो हमने 18 फरवरी को बायोमेट्रिक दिए यहाँ से उसको वो करेंगे?
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بچی 11 ایئر کی ہو گئی ہے, تو مجھے 11 ایئر پہ اس کی نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے, تو اس کی فیس مجھے بتا دیجیے گا پلیز آپ. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کے کال کا. مجھے بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اب ہم بریک پہ جانے لگے ہیں. بریک پہ آ کے سب سے پہلے میں ان کا جواب دوں گا, دین اٹ ول بی اے لاسٹ سیشن, اور میں کچھ اور کالز لوں گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. شو پہ جانے سے پہلے ایک کال آئی تھی, ان کا میں ریورس آرڈر میں جاتا ہوں جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. انہوں نے ایک بات بولی کہ جی ہم لوگوں نے اپنے بچے کی اب 10 ایئر کے اوپر ڈالنا ہے, بیکاز جو بچہ اس ملک میں پیدا ہو اور 10 سال اس کی ایج ہو جائے, چاہے ویزا ہے یا نہیں ہے اس کے پاس, ایز لانگ ایز وہ کنٹینیوسلی اس ملک میں رہا ہے بچہ, دے کین اپلائی فار رجسٹریشن ایز اے برٹش چائلڈ. اور تقریباً اس کی اس وقت فی 1012 یا 13 انڈر 1100 پاؤنڈ فیس ہے. تو وہ تو فیس ہوگی آپ کے بچے کی اپلیکیشن کی. جہاں تک بات آتی ہے فی ویور کی, دیکھیں فی ویور پہ اگر آپ نوٹ کریں تو ہوم آفس نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ فی ویور اپلائی کرتے ہیں اور ہم نے ٹائملی مینر پہ آپ کی فی ویور کا ڈیسیجن نہیں دیا ہے اور آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے, تو آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ بیٹھے رہیں, اور جب ہم فی ویور کا جواب دیں گے تو پھر آپ اپلیکیشن ڈالیں. اب یہ ہوم آفس کی پالیسی ہے. لیکن اگر ہم سیکشن 3C کو دیکھیں تو اس میں فی ویور کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل ہوم آفس کی ڈسکریشنری چیز ہے فی ویور کی. لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ اسپیشلی اگر آپ ایکسٹینشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں فی ویور کے, اور ہوم آفس نے ٹائم لگایا اس کی ڈیسیجن دینے میں, تو دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ ہوم آفس ڈسکریشن آپ کے فیور میں اپلائی کرے گا اور آپ کو 10 ایئر اس سارے پیریڈ کو کاؤنٹ کرے گا. لیکن آپ نے کہا کہ بیچ میں 1-2 دفعہ ریفیوز ہوا ہے فی ویور, جو مجھے سمجھ آئی آپ کی, تو وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بات ہو جاتی ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے, پھر آپ نے کیا کیا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ کے 10 سال پورے ہو جائیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ, وہ آپ اپنی منگوا لیں, اور اس سے پہلے کہ آپ اپلائی کریں وہ سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے ساتھ گو تھرو کروا لیں, تو وہ پھر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاسبلٹی کیا ہے 10 ایئرس کے بعد آپ کو ملنے کی. لیکن زیادہ تر یہ جو فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزے ملتے ہیں, جب انسان اس پہ 10 سال پورے کر لیتا ہے, وہ زیادہ تر اس کے اوپر آپ کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں. یہ فی ویور چیز اب بھی تھوڑی ایکٹیو زیادہ ہو گئی ہے. پہلے ہارڈلی کوئی لوگ فی ویور اپلائی کرتے تھے انلیس وہ آلریڈی پبلک بینیفٹس پہ ہوں. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ فی ویور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو اب یہ چیز زیادہ باہر ابھر کے آ رہی ہے کہ اس میں ٹائم ذرا لگ رہا ہے. بٹ میری تھنکنگ یہ ہے کہ پالیسی کی وجہ سے ہوم آفس ڈسکریشن اپلائی کرے گی, لیکن اگر نہیں کرتی تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. لیکن باقی مجھے اسپیسیفک آپ کے کیس کی نہیں پتہ, تو کیونکہ ہم اس شو میں صرف انفارمیشن دیتے ہیں تو میں یہ آپ کو کوئی اسپیسیفک ایڈوائس نہیں دے سکتا, صرف انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. Walaikum assalam. So basically, I wanted to ask you that we applied for asylum and we're an asylum seeker, and it's been like 5 years since that. So my sister, she wanted to apply for like apprenticeship, but she don't have the right work in the UK. So is it possible we can ask the Home Office to like give us the right to work? All right, thank you so much for your call. I mean, first of all, I think because it's been 5 years and you are still in the pipeline, and I think what you're trying to explain to me that they've claimed asylum and a substantive decision has not been made from the Home Office. So in this instance, very important that if you are with the parents or whoever has claimed asylum, your sister, the adults in the application, they must contact the local MP, which is Member of Parliament, and then the Member of Parliament can write to the Home Office and seek an expedient conclusion to the application. Because it's very important that you get a decision on the application, because 5 years is a very long period.
Now we come to the right to work. The policy and the criteria about right to work is that if there is a pending application, especially in asylum cases with the Home Office, and the application has been pending for over 12 months, you can seek permission to work, but the permission to work granted to you is on limited basis. So there are very specific areas of work you can undertake the job in. It's written on the Home Office website. But if you want a general work permission, you will have to make an application to the Home Office the same way you make the application for right to work, but then you specify that I require general work permission. Generally, what the Home Office comes back is that you have your NAS support, and because you're claiming refugee status in this country, we find that the NAS support is adequate, and if we give you permission to work, then you carry on working under the categories we permitted you to work. But you can always ask for general work permission. But I think asking for the work permission is secondary. Most important thing is that you gain a answer or decision on your refugee status application, so you could challenge, if necessary, that decision in court, or hopefully refugee status is granted to yourselves so you can move on with your life, because 5-year waiting is a very long period. And I think you need to contact the MP and ask the MP to interfere in your case and ask the Home Office for a urgent decision on your application. Thank you so much आपकी कॉल का. Thank you for your phone call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अपना सवाल पूछ लें. जी तारिक साहब बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ. अपना सवाल पूछ. हाँ जी सॉरी. अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शादी की थी पिछले साल, ठीक है. तो हमने अप्लाई करना था वीजा, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एवरीथिंग वाज क्लोज. सो जस्ट वांट टू आस्क यू, अभी ये एम्बेसीज वगैरह खुल गई हैं? और दूसरी चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकम थी 19,000, ठीक है. मेरी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक 19,000 मेरी इनकम बनती है, नेट प्रॉफिट, ठीक है. अच्छा दूसरी बात ये है कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है, इस साल वीज़ा के लिए वो नहीं देते, तो अगले साल के लिए ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस इनकम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तो उसका कोई मसला बनेगा या क्या पहली मरतबा वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पेपर पूरे हों? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, जहाँ तक अभी सेंटर्स की बात है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग कि सेंटर्स खुल गए हैं पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त प्रोसेसेस चल रहे हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आज मेरी किसी से बात हुई, उनसे परसों मेरी कॉल भी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तारिक भाई कोई जो इंग्लिश टेस्ट है इसकी कोई एग्जाम्शन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर. तो मैंने कहा टू माई नॉलेज पाकिस्तान में एग्जाम्शन नहीं है, क्योंकि जितने मैं लोगों को जान रहा था वो वन वे और दी अदर पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश टेस्ट बुक कर पा रहे हैं. लेकिन वो कह रही थी कि उनकी आई थिंक कोई जानने वाले हैं, उनकी फैमिली में शी वॉज अनएबल टू बुक. तो उन्होंने आज मुझे कॉल करके कहा कि तारिक भाई होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर इंग्लिश टेस्ट आप नहीं किसी वजह से दे सकते, कोरोना वायरस की वजह से सेंटर्स बंद हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट द इंग्लिश टेस्ट. तो ये उन्होंने एग्जाम्शन दी हुई है. तो मैंने फिर बाद में ख़ुद चेक किया, बिल्कुल होम ऑफिस की सबसे नीचे पॉलिसी के अंदर ये बात लिखी हुई है. लेकिन फिर भी मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि डबल ट्रिपल चेक कर लें कि होम ऑफिस मतलब आइल्स वगैरह इस वक्त पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें कि वो हो भी रहा है या नहीं. जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे आज भी किसी से बात हो रही थी कि जी कराची में तो हमने बुक कर लिया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द सिटी कि आप इन चीज़ों को चेक कर लें. अब हम आ जाते हैं इनकम के ऊपर. बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर उनकी इनकम का. तो जो होम ऑफिस की पॉलिसी आई है, मैं ये कहूँगा थोड़ी वेग है, लेकिन वेग पॉलिसी में भी उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ. उन्होंने कहा जो लोग, आई नो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन हम बात करें तो जनरली बात कर लेते हैं. उन्होंने कहा है कि जी जो लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर उनकी जॉब लॉस हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो करंट 6 मंथ्स थी, हम उससे पहले वाली सारी जॉब आपकी देखेंगे. अगर वो फर्लो पे हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि फ़र्लो की ऑल दो 80% सैलरी हो, मतलब आपकी रिड्यूस हुई है सैलरी 20%, लेकिन हम उसको पूरा कंसिडर करेंगे. और अगर किसी लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयड है और उनकी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ा है मार्च से ऑनवर्ड्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो हम पुरानी उनके हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दे विल अप्लाई दे
डिस्क्रेशन, अब ये मैं नहीं कह सकता कि दे विल अप्लाई द डिस्क्रेशन इन योर फेवर, बिकॉज देखें एक बात का ख्याल रखें कि आप लोग 2600 पाउंड की एप्लीकेशन कर रहे हैं और अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाती है, आप अपीलों पे जाते हैं तो 8-9 महीने वो एक पूरा प्रोसेस है और उसमें कॉस्ट और लगती है। तो मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ट्राई ये किया करें कि होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे रिलाई ना करें, मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो उसमें फिर चांस ये है कि आपको इंशाल्लाह ताला वीज़ा मिलना चाहिए और अगर किसी वजह से वीज़ा नहीं मिलता आप उसको अपील में भी करके और फिर रिकन्सिडरेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं एक बड़ी करंट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी की, मैं खुद अपनी आंखों से केस देखा कि किसी की एप्लीकेशन थी, उन्होंने उनके एम्प्लॉयर को टेलीफोन करने की कोशिश की और एम्प्लॉयर ने आगे से टेलीफोन नहीं उठाया और होम ऑफिस ने एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज़ कर दी। अब जारी बात है, शख्स के पास 2 ऑप्शन थी कि या वो अपील करे या नई एप्लीकेशन डाले। ऑफ कोर्स अपील है, नई एप्लीकेशन भी इकट्ठी हो सकती है एंट्री क्लियरेंस केसेस में, लेकिन नई एप्लीकेशन का मतलब ये 2600 पाउंड की स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट और जो भी कॉस्ट है नई एप्लीकेशन की। और यहाँ उनको पता है उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर हमने अपील दायर की उन्होंने, और अपील के साथ उन्होंने रिकन्सिडरेशन यूनिट को अपने एफिडेविट भेजा अपने एम्प्लॉयर का और साथ टैक्स के पेपर लगाए जो P60 होता है कि जी देखिए मैं इधर ही काम करता हूँ और ये मेरा सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, और उनका अकाउंटेंट के भी लेटर लगाए जो एम्प्लॉयर के अकाउंटेंट है कि इनका लाइफ PAY जा रहा है। और 3 to 4 months के अंदर जो रिकन्सिडरेशन यूनिट है, अभी हेयरिंग आई भी नहीं थी, उन्होंने रिकन्सिडर करके बोला है कि हम वीज़ा इशू करके दे देते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी सारे पेपर लगें तो वीज़ा दे दें, जबकि देना चाहिए होम ऑफिस को। लेकिन अभी देखें ना कितनी अजीब बात के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि जी हमने 2 टेलीफोन की, एम्प्लॉयर ने उठाया नहीं। बट कहने का मेरा मतलब है कि मेक श्योर आपके पेपर वर्क पूरे हैं। अगर इंतहाई मजबूर हैं आप तो फिर बिल्कुल होम ऑफिस की डिस्क्रेशन को अप्लाई करेंगे। जी देखें ये आपकी वेबसाइट पे डिस्क्रेशन है, उसकी बेसिस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यही बोल सकता हूँ, बाकी तो केस स्पेसिफिक आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये किया करें कि होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे आपको ना जाना पड़े, आपके ख़ुद पूरे डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मजबूरी है और नहीं हो रहे फिर 100% होम ऑफिस की डिस्क्रेशन को अप्लाई करें, बट एट द लास्ट रिजॉर्ट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अजहर इकबाल बात कर रहा हूँ जी। सर मैं अजहर इकबाल, मैंने गया था उधर, जो है ना मैंने पेपर बनवाए थे। मेरी वाइफ जो है ब्रिटिश सिटीजन है और मेरे जो स्पेन से वीजा लगवा के इधर आया था 5 साल का। जी 5 साल के बाद फिर जो है ना मैंने इंडिपेंडेंट मुझे मिल गया, अभी जो है 1 महीना हो गया है। मेरे 3 बच्चे पाकिस्तान के, मैं उनका वीजा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी वाइफ और डिसेबल है, मैं उसका कैरियर हूँ। और वाइफ के पास कौन सा पासपोर्ट है? मेरी वाइफ ब्रिटिश सिटीजन है, तो मैं जो है मेरे पास परमानेंट है वीजा। ठीक है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ सर। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब बच्चे माँ के साथ आते हैं तो अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं, फिर 2.5 साल के वीज़े लगते हैं। अपेंडिक्स FM में आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है, 18,600 प्लस पर बच्चा, उसके हिसाब से फिगर्स हैं। जब बच्चे अकेले आते हैं, यानी कि माँ बाप इधर हैं या बाप इधर है या माँ इधर है और एक पेरेंट बैक होम है, तो वो इमिग्रेशन रूल 297 के तहत आते हैं, यानी कि अपेंडिक्स FM के अंडर नहीं आते, इमिग्रेशन रूल 297 के तहत आते हैं। अब उसमें फ़र्क क्या आता है? 2 मेजर फ़र्क हैं उसके अंदर, और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है वो बाद में, पहले 2 मेजर। अपेंडिक्स FM पे जब आते हैं बच्चे माँ के साथ या बाप के साथ, तो 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं। इमिग्रेशन रूल 297 के तहत जब बच्चे आते हैं तो डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है। अपेंडिक्स FM के तहत आपको 18,600 माँ का या हस्बैंड का प्लस बच्चों का मेंटेनेंस करनी पड़ती है, अनलेस दे आर ब्रिटिश। 297 के अंदर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज़ एडिक्वेट मेंटेनेंस, यानी कि 18,600 का फिगर नहीं है, एडिक्वेट मेंटेनेंस का फिगर है। सिर्फ आपको 297 की शराइत को पूरा करना पड़ता है, जिसमें यह है कि जो पेरेंट हैं, जो बच्चे के दूसरे पेरेंट है बायोलॉजिकल, या उनकी डेथ हो गई है, या आपके पास सोल कस्टडी है बच्चों की, या और कोई कंपैशनेट रीज़न है जिसकी वजह से आप बच्चों को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
کیونکہ مجھے آپ کی پوری ہسٹری نہیں پتہ. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو امیگریشن رول 297 آپ کو دکھائے گا. اس میں 3 یا 4 شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے ایز اے سنگل پیرنٹ بچوں کو یہاں بلانے کے لیے. تو اگر آپ ان میں سے کوئی ایک شرائط کو پورا کرتے ہیں, شرط کو, تو پھر آپ بچوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ سیٹلمنٹ ویزا ہوتا ہے اور 18,600 کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہے, ایڈیکویٹ مینٹیننس. لیکن وہ شرائط آپ کو 297 کی پوری کرنی ہے کہ ان شرطوں کے اوپر اگر بچے اس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں تو والدہ یا والد ان کو ادھر بلا سکتے ہیں آن دیئر اون. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے بات کر لیں. تھینک یو سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں بول رہا ہوں. ٹی وی پہ جواب میرا سن لیں, سوال ٹیلی فون پہ کر لیں. جی طارق صاحب فیس ویور کے بارے میں پوچھنا تھا. جو بچے یا جو لوگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں فل ٹائم, کیا فیس ویور اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ سر فی ویور کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے ایز لانگ ایز ان کی وہ والی اپلیکیشن ہے جو فی ویور کیٹیگری میں آتی ہے. اس سے یہ میٹر نہیں کرتا. کوئی لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں جو فی ویور اپلائی کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ جی ہم جو کما رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے گھر کے لیونگ نیڈس پوری ہو رہی ہوں. ہمارے پاس اتنا ڈسپوزیبل انکم یا سرپلس نہیں ہے کہ ہم 2,100 پر اپلیکنٹ فیس بھی جمع کر کے پے کر سکیں. تو بالکل کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ یونیورسٹی والے ہیں یا نہیں ہیں. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. کیپ سبسکرائبنگ ٹو دا شو, لائک کریں شو کو, شیئر کریں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.